मैं सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ मिस्टर कल्याण जी जुड़े हुए हैं। कल्याण जी मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि इनके पास बहुत ही क्लैरिटी है। जो आज का मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसके बारे में कल्याण जी बहुत प्रकाश डालेंगे। कल्याण जी, प्रकाश डालिए आज जो आपका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि मिस्टर मोदी जी के बहुत भाषण आ रहे हैं कि मुस्लिम की संपत्तियों को बंटवारा किया जाएगा, मुस्लिम की संपत्तियों को बांट लिया जाएगा और मुस्लिम के जितने संपत्तियों को उठा के दिया जाएगा। ऐसे कई चीजें आ रही हैं सामने, और जिनके जो भी ज्यादा होंगे बच्चे, उनको ज्यादा संपत्ति दी जाएगी। ऐसा क्या चल रहा है सर आजकल? देखिए, मेरा मानना है मोदी जी का मैजिक या मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और मोदी जी का एक जो मैजिक था और मोदी जी का जो ऑपरेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। इसलिए मोदी जी भी बहुत बौखलाए। तो मोदी जी कहीं से कोई मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को बार बार गुमराह करते हैं और बार बार कुछ न कुछ इस तरह की चीजें जो है ना बाजार में डालते हैं, जिससे ये लोग उनके झांसे में आ जाए। जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है उनको, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जनता अब उनको जवाब देने के मूड में है, क्योंकि जनता ने उनको दो बार मौका दिया। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, फिर उसके बाद में कहा कि मुझे 5 साल दीजिए। तो जनता ने 50 दिन भी दिए, 5 साल भी दिए और 10 साल भी दिए। अब वो दूसरा झांसा दे रहा है कि 2047 तक का मुझे टाइम दीजिए। तो ये एक झांसे के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया जनता के लिए, इससे ये कह सके किसी मंच पे खड़े होके कि हमने लोगों के लिए ये किया और आगे हम ये करेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए बार बार ये विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम का मसला या हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, कभी मुस्लिमों के बारे में बोलते हैं। अभी रिसेंटली ये एक हिंदुओं की कम्युनिटी में गए और वहां पर ये कहा कि कुरान में अल्लाह का नाम बहुत पाक आया है, और कई तरह की उन्होंने बातें और उनको लुभाने की कोशिश करी। इसी तरह से जब राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी का मंगलसूत्र बिके या किसी की प्रॉपर्टी बिके। ये सिवाय इनका जुमला है और ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है कि एक ही चीज को बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो। तो यही काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कुछ नहीं है। कभी कहते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ते। कभी कहते हैं कि अमेठी छोड़, यहाँ से अमेठी छोड़ गए हैं। तो ये ऐसे जुमले हैं कि कोई भी आदमी कहीं से भी लड़ सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आदमी कहाँ से लड़ना चाह रहा है, कहाँ से नहीं लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आदमी को जहाँ लगता है कि भाई सकता हूँ और लड़ने की क्षमता है तो लड़ सकता है आदमी। क्योंकि बहुत सारे लोग बाग निर्दलीय में लड़ते हैं और कहीं पे कोई ऐसा संविधान इस तरह का नहीं है कि आदमी पर्टिकुलर किसी एक सीट से या एक क्षेत्र से ही लड़े। हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है। इसलिए बार बार जनता को गुमराह करते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेठी छोड़ गए, अब वायनाड छोड़ जाएंगे, या फिर ये कि कांग्रेस अगर आ गई तो जनता का जो प्रॉपर्टी है या जनता की जो संपत्ति है उसको माइनॉरिटी में बांट देंगे। ये कहीं पे भी नहीं है। इसकी शिकायत कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खड़गे साहब, उन्होंने कमीशन से भी की है शिकायत और आगे भी कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। ये इस तरह के जुमले हैं जो पब्लिक को भड़काते हैं या पब्लिक को बरगलाते हैं। इनके पास में कोई भी इस तरह का कोई मैनिफेस्टो नहीं है इनका, इसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए
या फिर ये कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर सके, उसको आगे का अपना फ्यूचर दे सके। ये घिसे पिटे इनके पास में दो चार चीजें हैं कि 370 है, राम मंदिर है। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, तो नहीं, राम मंदिर इनके कहने से बना है। राम मंदिर का पैसा जनता का लगा है और राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, और कोर्ट ने उस फैसले में स्पष्ट किया है कि 80 करोड़ जनता की भावनाओं को देखते हुए ये राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाता है। और उसी के पैरेलल उन्होंने 5 एकड़ जमीन अन्य समुदाय को भी दी है, जिसकी कभी चर्चा नहीं करते, इसके बारे में कभी लोगों को नहीं बताते, और ये बार बार एक ही धर्म के ऊपर या एक ही चीज को लेके, राम जी को लेके लोगों को मिसगाइड करते हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो जनता समझ चुकी है, और मेरा तो मान कल्याण जी एक सेकंड मैं आपको रुकूंगा। जी कल्याण जी एक सेकंड में आपको रुकूंगा। मनमोहन जी के शासनकाल में मनमोहन जी का एक स्टेटमेंट था कि सबसे पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटी का होगा, यानी मुस्लिम्स का होगा। ये कहां तक सत्य है ये स्टेटमेंट? देखो, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम नहीं होता है, माइनॉरिटी का मतलब होता है पिछड़ा भी होता है माइनॉरिटी का मतलब, क्योंकि एक ही मीनिंग का अर्थ होते हैं। आप पर्टिकुलर खाली एक ही अर्थ नहीं निकाल सकते कि एक ही उसका अर्थ होता है। हाँ, तो माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जो लोग बाग पिछड़े हुए हैं, जो लोग बाग सक्षम नहीं है, जो लोग बाग अपने रोजगार, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो भी होता है माइनॉरिटी का मतलब। क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब ये मुस्लिमों को देंगे। आज की डेट में हम सिख समुदाय को भी माइनॉरिटी में मानते हैं, जैन समाज को भी माइनॉरिटी में मानते हैं, और सिंधी समाज को भी माइनॉरिटी में लेना जा रहे हैं ये लोग बाग। तो माइनॉरिटी में तो तीन चीजें इस तरह की है, 3-4 कास्ट है। बाकी बस ये है कि इनको ले के हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए एक उन्हीं को लेके ये चर्चाएं चल रही है। क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश में एक वर्ड के होते हैं। अगर उन्होंने मुस्लिम कहा होता तो मैं समझ में आता है कि भाई उन्होंने मुस्लिम कहा इसलिए मुस्लिमों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा माइनॉरिटी, जो सबसे पिछड़े हैं या सबसे कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है या उन लोगों की मदद करेंगे। उसमें ये नहीं कहा कि आपको आपकी प्रॉपर्टी माइनॉरिटीज को दे दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटीज जो है, अति पिछड़े लोग बाग है, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनको बढ़ाया जाएगा। बाकी इसका अर्थ का अनर्थ निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी जी जी। और आपके मैनिफेस्टो में कोई नई चीज हो तो बताएं। आपका मैनिफेस्टो तो मेरे पास भी है, आप बताएं आपके मैनिफेस्टो में। देखिए, मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए और जो बेरोजगार है उनके लिए है, शिक्षा के लिए है, किसानों के लिए है और गृहिणियों के लिए है। जो हमारी माता बहनें हैं उनके लिए भी उसमें मैनिफेस्टो में कि आगे उनको घर में किस तरह की सुख सुविधाएं चाहिए, जैसे गैस से रिलेटेड है, या फिर उनको वृद्धावस्था पेंशन है, या फिर उनको मेडिकल की आवश्यकता है। ये गृहिणियों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए है। जैसा कि पहले राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था, आज इन्होंने उसको 5 कर दिया। वो भी प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है लोगों को। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई एक्सेप्ट नहीं करता। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो 500 रुपए का इलाज इनके नाम पे नहीं करता, और ये 5 लाख की गारंटी देने को तैयार हो रहे हैं। तो 25 लाख रुपए की गारंटी बेटर है मेरे हिसाब से। इसमें सबका इलाज हो रहा था और सबका इलाज होता रहता। मगर कांग्रेस ने कभी भी इन चीजों को हाईलाइट किया, कभी इनको भुनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये चीजें जनहित की चीजें हैं और एक आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं जो देने का अधिकार हर गवर्नमेंट को है। और मैं तो कहता हूँ कि इनको भी देनी चाहिए, कि इनको 5 लाख के बजाय 25 लाख देनी चाहिए। गृहिणियों को गैस सिलेंडर देने चाहिए। मैं फिर इन्होंने एक दूसरा एक उज्ज्वला करके ये कहते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि जो गरीब आदमी होंगे हम उनको उज्ज्वला गैस के तहत गैस सिलेंडर 450 रुपए देंगे। बाद में इन्होंने उसको कर दिया कि जो बीपीएल होंगे, बीपीएल होगा उसी को गैस सिलेंडर मिलेगा, वो भी इतने में, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट तो टोटली है कि कह के पलट जाना, या कहना कुछ और से कहती कुछ और है, करती कुछ और है।
क्योंकि इनके कहने में करने में रात दिन का फर्क है। पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उस हिसाब से तो आज ही कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, मगर इन्होंने आने के बाद में रोजगार संसाधन ही खत्म कर दिए। जिन जगहों पे रोजगार मिल सकता था वो संसाधन ही इन लोगों ने बेच दिए। अब वहां पर रोजगार की कोई गुंजाइश नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा को बढ़ोतरी देंगे, शिक्षा पे इन्होंने जीएसटी लगा दी। आज एक कॉपी पेंसिल रूल रबर और इवन ये कि आपके कपड़े बच्चों के जो एक मूलभूत अधिकार है हर आदमी का, हर नागरिक का, और मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा के और उन लोगों का दमन किया है, जनता को लूटा है। तो ये लोग बाग तो वो लोग बाग है जो पब्लिक को गुमराह करते हैं और पब्लिक को ही लूटते हैं। मैं रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इनका एक घोटाला उजागर हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया है, उन कंपनियों से पैसा लिया है जो कंपनियां आज के युवा वर्ग को बिगाड़ने का काम कर रही है। वो कंपनियां इनको ऑनलाइन गेम खिला रही है, सट्टेबाजी का शौक लगा रही है। तो ये कहां तक उचित है? ये देश के लिए बहुत घातक है और आगे जाकर इसके दुष्परिणाम होंगे और देश का युवा वर्ग बिल्कुल हताश और निराश हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी, शायद आपकी आवाज चली गई। हेलो, नहीं सर, बोलिए 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 सर, बोलिए बोलिए। देश का जो युवा है वो देश की सेवा करना चाहता है, को अग्निवीर बनाकर 3 साल बाद में रिटायर कर दे रहे हैं। तो 3 साल बाद में वो युवा किसी काम का वो घर बैठ के या तो सट्टा खेलेगा या जुआ खेलेगा, और 3 साल में जो पेमेंट वहां से लाया है सारा पैसा गवर्नमेंट को वापस चले जाएगा। तो ये इनकी इस तरह की नीतियां हैं। दूसरा, ये जनता को भड़काते हैं कि गाय की रक्षा करो। हिंदू धर्म में गाय की रक्षा करना मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चीज है, मगर दूसरी तरफ यही लोग गाय के काटने वालों पे और जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे 250 करोड़ रुपए का चंदा लेकर गुमराह करती है। और वो कंपनियां ऐसी है कि जो इनको इलेक्शन में भी और आउटसाइड भी बहुत सारा इनको चंदा देती है। तो ये सारा का सारा जनता के साथ सरासर धोखा है और ये जनता को समझना चाहिए, और जनता धीरे धीरे समझ रही है कि ये पार्टी जहाँ कहती है वो करती नहीं है, और मोदी जी किसी की चलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहूंगा कि ये पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे उन्होंने 10 साल में एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक भी पत्रकारों को अपना इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि बस का काम नहीं है कि मैं इंटरव्यू का फेस करता हूँ या इंटरव्यू जवाब दे सकूं। इनको तो लोग बाग इनके काम करते हैं, वो लोग बाग एक फेरिस्त बना के देते हैं, एक लिस्ट देते हैं और ये पढ़ देते हैं। इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि कभी भी आकर कॉन्फ्रेंस करे या किसी भी मीडिया के समक्ष खड़े होकर ये बताएं कि हमने देश के लिए ये किया है, हम ये करने जा रहे हैं, आगे हम ये करेंगे। इनके पास में कोई विजन नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, ये 3-4 चीजें इनके पास में ले दे के है जो पब्लिक समझ चुकी है और धीरे धीरे इनसे परहेज करने लगे हैं। अभी रिसेंटली जो फेज हुआ वोट देने नहीं गया, आप उसकी हताशा देखिए, निराशा देखिए, वोट देने नहीं गया। युवा वर्ग के पढ़ लिख कर एग्जाम देना चाहते हैं, परीक्षा पास करना चाहते हैं, आगे नौकरी करके रक्षा करना चाहते हैं, वो एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, पैसे जमा कराते हैं, पेपर लीक आउट हो जाता है और वो फिर वापस रोड पर आ जाता है। उसके पैसे भी डूब गए, उसकी मेहनत भी बेकार गई और उसकी पढ़ाई भी बेकार गई। ऐसे लोगों को हताश कर रही है। ये गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है सिवाय जनों के और सिवाय बड़े सपने दिखाने के। आज हंगर इंडेक्स में जी कल्याण जी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। अभी मिस्टर संजय गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम
1,00,000 रुपया सबके खाते में टकाटक डालेंगे, ये क्या स्टेटमेंट है सर? देखिए 1,00,000 रुपया टकाटक डालने का, उसमें कुछ न कुछ और भी ऑप्शन होंगे उसके। ऐसा नहीं है कि पैसा आया डाल दिया, क्योंकि पैसा पब्लिक का होता है और जवाब देना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है। मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 1,00,000 रुपया लेने के लिए उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि किस लोगों को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमको देखनी होगी। जी 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 मैनिफेस्टो में एक चीज और बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है ये बेसिकली एक्चुअली मैनिफेस्टो नहीं है, ये मुस्लिम ओरिएंटेड मैनिफेस्टो है, यानी कि मुस्लिम लोगों को बहुत ज्यादा इसमें हेल्प किया गया। अब आप बताएं इसके बारे में, क्लियर करें। देखिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं है इसमें मुस्लिमों के लिए, पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए नहीं लिखा गया है, और नहीं ये कहा गया है कि मुस्लिमों को हम ये करेंगे। ये सिर्फ एक हवाई है, ये लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जबकि इनकी पार्टी जब देश आजाद हुआ तो श्यामा मुखर्जी के साथ में इनके ही लोग बाग, मुस्लिम जो है इनके जो संगठन है उसके साथ में लगे हुए थे और ये इनका विरोध कर रहे थे। और अब आज ये कांग्रेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कास्ट को या मुस्लिम कास्ट को कहीं से प्रोत्साहन दिया जाए या कहीं से और कुछ दिया जाए। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है और जुमलेबाजी करके ये लोग बात वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पे मैनिफेस्टो में। जी कल्याण जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में दो कोई ऐसे अंतर बताइए जो कि आपका सुपीरियर मैनिफेस्टो है और बीजेपी का इंफीरियर है। केवल दो पॉइंट। सबसे मैनिफेस्टो में जो फर्क है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए और शिक्षित बेरोजगार के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो बीजेपी के कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दोनों में फर्क है। और उन्होंने सिर्फ वही चीजें रिपीट करी है जो पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी करती आई है कि किसानों को हम ये करेंगे। जबकि दूसरा यह कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम किसानों के लिए, किसानों से संबंधित, खेती से संबंधित जो उपकरण है उस पे हम जीएसटी हटाएंगे। जैसे ट्रैक्टर है, खाद है या अन्य उपकरण जो खेती में काम आते हैं, बीज है, दवाई है, उन पे हम जीएसटी हटाएंगे। ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पे भी नहीं है। इसलिए बीजेपी तिलमिलाई हुई है और कांग्रेस को उसका फायदा मिलता दिख रहा है, इसलिए बीजेपी ये लोगों को गुमराह कर रही है। जी कल्याण जी, आप अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से, आप बोलना चाहते हैं, जनता को आह्वान देना चाहते हैं, आप दे सकते, बोलिए। देखिए मेरा मानना तो ये है कि पब्लिक को जुमलों से हटकर काम के वोट देना चाहिए, देश के हित के लिए वोट देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन आदमी क्या कर रहा है। अच्छा कैंडिडेट होगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, शिक्षित कैंडिडेट होगा, वो देश की ज्यादा सुरक्षा करेगा, देश के लिए ज्यादा काम करेगा, देश के भविष्य युवाओं के लिए ज्यादा काम करेगा। और जो सिर्फ ये कि धर्म की राजनीति करेगा वो लोगों को लड़वाएगा, गुमराह करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। हर आदमी को अपने धर्म का अधिकार है, वो पूजा करे, नमाज पढ़े या गुरुद्वारे में जाके अपना मत्था टेके या गिरजाघर में जाके बाइबल पढ़े। ये राजनीति का धर्म नहीं है। राजनीति का धर्म होता है कि राज्य से रिलेटेड काम करे, आपकी जनता की भलाई के लिए काम करे, देश की सुरक्षा के लिए काम करे, देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए काम करे, न कि लोगों को लड़वाने का काम करे। क्योंकि ये भाई भाई से लड़वाने का काम करते हैं। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। और इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये ऐसे देश है
जो धर्म की राजनीति करते हैं वो लोग बाग आज भुखमरी के कगार पर है। और अगर ऐसा ही हमारे साथ में भी रहा और हम ऐसे ही लड़ते रहे तो वही पोजीशन हमारी भी होगी। हम 140 करोड़ लोग बाग हैं, हम वापस रोड पे आ जाएंगे और ये कि कबीलों में बट जाएंगे। कबीलों में बटने के बाद में हम एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे को सीना झपटी करते रहेंगे, न हमारी शिक्षा सही होगी, न हमारी प्रोग्रेस सही होगी और न ही हमारा धर्म सही होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि धर्म को अलग रखा जाए और देश की तरक्की और देश की प्रोग्रेस के लिए शिक्षा को मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा फ्री की जाए, रोजगार ज्यादा उपलब्ध करवाया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। अगर ये तीनों चीजें गवर्नमेंट करती तो उसका स्वागत है। और जो ये तीनों चीजों का वादा कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। बीजेपी का न शिक्षा में कोई इंटरेस्ट है, न रोजगार में कोई इंटरेस्ट है, न महंगाई में कोई इंटरेस्ट है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि धर्म के प्रति जो लोग बात आस्थावान है वो धर्म के प्रति आस्थावान रहेंगे, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और अभी भी है। धर्म उनका कोई खतरे में नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपका धर्म भी सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हो। इसलिए देश को शिक्षित और प्रोग्रेसिव बनाइए और कांग्रेस को वोट दीजिए या ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपको शिक्षा दे सके, आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको उपलब्ध करा सके और आपके ऊपर कोई आना चाहे तो आपकी सुरक्षा कर सके। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी कल्याण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।